आज के इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास के बारे में अध्ययन करेंगे। कालिदास लौकिक संस्कृत साहित्य परंपरा में महाकवि के रूप में समादूत है। उनकी रचनाओं में संस्कृत साहित्य का अद्भुत उन्मेष एवं अभ्युदय देखने को मिलता है। वे सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने साहित्य के विविध विधाओं में सृजनशीलता की जिन ऊंचाइयों को छुआ, उनके पूर्ववर्ती एवं परवर्ती साहित्यकार वहां नहीं पहुंच पाए। कालिदास के अगर जीवनी के बारे में देखें तो कालिदास के जीवन के बारे में हमें बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। यहाँ तक कि वे किस युग में हुए, इस बात पर भी लंबे समय तक विद्वानों में विवाद रहा है। इसका कारण यह है कि कालिदास ने न तो कभी स्वयं अपने काल अथवा तिथि का उल्लेख किया है और न ही कभी अपने आश्रयदाता का नामोल्लेख किया। हाँ, इतना आवश्यक कि उन्होंने कहीं कहीं परोक्ष रूप से अपने आश्रयदाता का उल्लेख अवश्य किया है। यह कह देना प्रासंगिक होगा कि भारतीय परंपरा में कालिदास का नाम और संबंध विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले किसी शासक के साथ जुड़ा हुआ है। कालिदास का विक्रमादित्य के साथ एक संबंध इतना घनिष्ठ कि जब जब भी कोई राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता, उसके साथ कालिदास की कहानियां जोड़ती जाती रही। यही कारण है कि बहुत से लोग 11वीं शताब्दी ईस्वी में हुए राजा भोज तक को कालिदास का संरक्षक बताते हैं। हार्नी और फर्ग्यूसन आदि विद्वानों ने कालिदास को 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुए नरपति यशोवर्मन का राजकवि बताया है। यशोवर्मन ने हुणों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बहुत से विद्वान कालिदास को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में रखते हैं। ऐसा मानने वाले कुछ विद्वानों का तर्क है कि भारत में विक्रम संबंध का आरंभ 57 ईसा पूर्व में माना जाता है। इन विद्वानों के अनुसार इस संबंध का आरंभ करने वाले शासक विक्रमादित्य प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और कालिदास उसके राजकवि थे। ये विद्वान कालिदास की रचनाओं के अंत साक्ष्य के आधार पर अपने मत को स्थापित करते हैं। इनका मुख्य तर्क यह है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण काल में हुए प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष और कालिदास की रचनाओं में अत्यधिक साम्य है। ये विद्वान कथानक की रचना और विकास, वर्णन की शैली, अलंकार प्रयोग, छंदों के चुनाव और शब्द विन्यास की दृष्टि से अश्वघोष और कालिदास समानता दिखते हैं। तीसरे मत के विद्वान वे हैं जो कालिदास को गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का राजकवि मानते हैं। कालिदास के ग्रंथों की भाषा और गुप्तकालीन अभिलेखों और सिक्कों की भाषा में असाधारण समानता है। उनके ग्रंथों में जिस समृद्ध परिवेश, धार्मिक सहिष्णुता और दंड नीति की अकठोरता का वर्णन हुआ है, वह गुप्त युगीन प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने मंदिरों, देवी देवताओं की मूर्तियों का उल्लेख और वर्णन किया है। इससे भी उनका गुप्त युगीन होना सिद्ध होता है। कालिदास को गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का राजकवि सिद्ध करने वाले विद्वानों का मत ही अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता है। कालिदास की रचनाओं के बारे में अगर हम देखें तो कालिदास की रचनाओं के परिशीलन से अनुमान होता है कि वे एक धर्मपरायण ब्राह्मण तथा शिव भक्त थे। उन्होंने देश विदेश की यात्रा की थी। इन यात्राओं से प्राप्त अनुभव की झलक उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। वे वैदिक साहित्य, सांख्य योग के धर्मशास्त्र, काम सूत्र, नाट्यशास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र और संगीत, चित्रकला आदि ललित कलाओं में पारंगत थे। कालिदास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नाटक जो है, इनके 3 नाटक है, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। 2 लघु काव्य है, मेघदूत एवं ऋतुसंहार, और 2 महाकाव्य है, रघुवंश एवं कुमार संभव। अब हम सबसे पहले उनके जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। कालिदास के नाटकों में मालविकाग्निमित्र को वार्डर ने नाट्य शास्त्रीय दृष्टि से उत्कृष्टतम एवं उनके नाटकों में तुलनात्मक रूप से सबसे कम गीतात्मक एवं उनकी पहली रचना माना है। इसका कथानक शुंग शासक अग्निमित्र और उसकी रानी की एक परिचारिका मालविका के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। अग्निमित्र की रानी पर की परिचारिका मालविका अनुपम सौंदर्यशाली और उदाम यौवना है और अग्निमित्र उस पर मोहित है। राजा सदैव मालविका की एक झलक पाने, उससे मिलने को लालायित रहता है। ऐसी स्थिति में रानी धारणी अपने पति की मालविका के प्रति आसक्ति से विचलित उठती है, किंतु वह ऐसा है, इस कारण वह मालविका से ईर्ष्या करने लगती है। अंत में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में मालविका एक राजकुमारी है। तब उसका विवाह अग्निमित्र से हो जाता है। जैसा हमने देखा कि नाट्यशास्त्र जैसे एक उत्कृष्ट कृति, किंतु काव्य सौंदर्य, चरित्र चित्रण, भाव गार्भीय की दृष्टि से अपेक्षाकृत कुछ अवर ही ठहरती है।
यह नाटक हास्य रस प्रधान है। विक्रमोर्वशीयम एक सांगीतिक नाटक है। यह पुरुरुवा और उर्वशी की पुरानी वैदिक कथा पर आधारित है। पुरुरुवा एक प्रजावत्सल और कर्तव्यपरायण राजा है। वह राक्षस से उर्वशी का उद्धार करता है। इसी क्रम में उर्वशी उसके असाधारण पौरुष रूप पर मुग्ध हो जाती है और उनकी शर्तों के साथ उसकी रानी बनना स्वीकार कर लेती है। इस नाटक की कथा पुरुरुवा और उर्वशी के मिलने, बिछुड़ने और पुनः मिलने की कथा है। इस नाटक में कालिदास ने पुरुरुवा की उर्वशी के प्रति उद्दाम अनुराग और आसक्ति का, उसकी विरह वेदना का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। पुरुरुवा की कामासक्ति अपने प्रिय को पाने की चाह ऐसी वेगवती धारा है जो सांसारिक बंधनों और मर्यादाओं के बांधों को तोड़कर बहती है। इस नाटक में नाटकीय कौशल, क्रम और काव्य प्रतिभा का विलास अधिक दिखाई पड़ता है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि इस नाटक का मूल विषय और प्रतिपाद प्रणय और प्रणयनाद है। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम भारत की नाटक परंपरा में शीर्षस्थ माना जाता तथा टीकाकारों ने इसे आदर्श नाटक की प्रतिष्ठा प्रदान की है। भारतीय काव्य शास्त्र में ही नहीं, यूरोप में भी सर्वाधिक चर्चित रचना है। इस नाटक का प्रभाव जर्मनी के 19वीं शताब्दी के रोमांटिक लेखन पर भी देखने को मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास की नाट्य प्रतिभा का प्रकर्ष देखा जा सकता है। यह उनकी अंतिम कृति है। इसकी गणना विश्व के महानतम कृतियों में होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य का ऐसा सरस, हृदयगामी एवं मर्मस्पर्शी चित्रण अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। अभिज्ञान शाकुंतलम में कविता की कोमलता, भाव की गहराई, उदात्तता और अर्थों का वैभव, यह सब एक साथ समाहित है। इस नाटक का कथानक भी पुराना है। राजा दुष्यंत व कर्ण ऋषि की दत्तक पुत्री शकुंतला के प्रेम प्रसंग पर यह आधारित है। यह कथा महाभारत में आई है। कालिदास ने इस कथा का परिमार्जन करके इसे नया प्राण दिया है। मेघदूत। मेघदूत 101 छंदों की कविता है। यह संस्कृत की सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक है। इस लघु काव्य में कालिदास ने अति सुंदर विविध बिंब एवं शब्द चित्र एक सूत्र में पिरोए हैं। यह एक यक्ष की विरह व्यथा कथा है जिसने नाराज होकर उसके स्वामी कुबेर ने अपनी नगरी अलकापुरी से 1 वर्ष के लिए आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित रामगिरी नाम की पहाड़ी पर निर्वासन का दंड दिया था। यक्ष वर्षा ऋतु के आरंभ में उठे मेघ से अपना संदेश अपनी सुंदर पत्नी जो अलकापुरी से उसके लौटने की प्रतीक्षा में बैठी है तक पहुंचाने की याचना करता है। कुमार संभव। कुमार संभव को एक धार्मिक और शैव संप्रदाय का काव्य कहा जा सकता है। इसके सभी पात्र देवीय हैं, यहाँ तक कि शिव इस काव्य में एक पात्र है। कुमार संभव मूलतः कार्तिकेय के जन्म की कथा है। तारक नामक असुर समस्त ब्रह्मांड में उत्पात मचाता है। देवता भी उसके समक्ष असहाय है। उसके उत्पीड़न से मुक्ति पाने के लिए जब देवता प्रार्थना करते तो उन्हें पता चलता है कि शिव का पुत्र ही उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलवा सकता है। इस प्रकार स्कंद के जन्म का प्रसंग उत्पन्न होता है। इसके लिए आवश्यक है कि शिव का विवाह हो। शिव हिमालय पर समाधि में लीन है। दूसरी ओर पार्वती शिव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही है। शिव की समाधि भंग करने के लिए तथा उनमें काम का भाव जागृत करने के लिए इंद्र कामदेव को भेजता है। कामदेव समाधि भंग करने में सफल तो हो जाता है, किंतु शिव समाधि भंग हो जाने से क्रोधित होकर उसे भस्म कर देते हैं। इसके बाद शिव और पार्वती के प्रणय एवं विवाह का वर्णन आता है। कार्तिक का जन्म होता है जो आगे चलकर देवताओं की सेना का नेतृत्व करते हुए तारक का वध करता है। कुमार संभव में 18 सर्ग है। मल्लिनाथ आदि टीकाकारों ने इसके पहले 8 सर्गों पर ही टीकाएं लिखी हैं। कुमार संभव के मुख्य पात्रों के चरित्र चित्रण में कालिदास की निपुणता निर्विवाद है। शिव के क्रोध से भस्म कामदेव की पत्नी रति के विलाप, जटिल के वेश में शिव का पार्वती के साथ संवाद प्रथम सर्ग में, हिमालय का वर्णन तीसरे सर्ग में, कामदेव जनित वंसल ऋतु के आकस्मिक आगमन आदि प्रसंग अनेक ऐसे परिच्छेद है जो पाठक को वशीभूत कर लेते हैं। रघुवंश। बार्डर के अनुसार रघुवंश राम के वंश के राजाओं के जीवन वृत्तों की शब्द विथिका अर्थात दीर्घा है। इसमें कालिदास ने पुरुषार्थ, चतुष्टय, अधर्म, काम एवं मोक्ष का अनुसरण करने वाले रघुवंश के राजाओं के आदर्श जीवन व्रत प्रस्तुत करते हैं। पुरुषार्थों के विवेचन के संदर्भ से ही इस काव्य की विषय वस्तु में एकता व विकास देखा जा सकता है, अन्यथा यह परस्पर असंबद्ध व्रतों की श्रृंखला है। रघुवंश के आरंभ में कालिदास स्वयं कहते हैं कि रघुवंशियों में जो असामान्य गुण विद्यमान थे उन्हीं गुणों के कारण मुझ में इस काव्य के प्रणयन की इच्छा हुई। आगे कहते हैं कि वे रघुवंशी शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं।
भारतीय साहित्यालोचक रघुवंश को कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं। 19 सर्गों के इस महाकाव्य को भारतीय काव्य जगत की शिरोमणि माना जाता है। रघुवंश का कथानक रामायण की कथा एवं पुराणों के आख्यानों पर आधारित है। इसमें सूर्य वंश के 30 राजाओं का वर्णन है। इसका महाकाव्य का आरंभ महाराजा दिलीप की कथा से होता है और अंत कामी अग्निवर्ण के साथ। काव्यात्मक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस महाकाव्य में अनेक स्थल हैं। रघु के पुत्र अज का इंदुमती से विवाह, इंदुमती की मृत्यु, अज विलाप, सीता निर्वासन, पुष्पक विमान से रानी सीता के भ्रमण के क्रम में पड़ने वाले प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन आदि। ऋतुसंहार। ऋतुसंहार कालिदास का प्रथम लघु काव्य ग्रंथ माना जाता है। इस काव्य की विषय वस्तु बहुत सरल साधारण है। साहित्यिक शास्त्रियों एवं टीकाकारों ने इसकी उपेक्षा की है। विषय वस्तु के साधारण होने के कारण इसमें चरित्र चित्रण के लिए अवसर नहीं है। इस काव्य में साहित्य शास्त्रियों ने और रसिकों ने अधिक रुचि नहीं ली है। इस काव्य में 6 सर्ग है जिनमें भारत की ऋतुओं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत का बड़ा ही सहज सरल वर्णन है। अब हम कालिदास का काव्य सौष्ठव के बारे में वर्णन करेंगे। कालिदास की कृतियों के गुणों की तुलना करते हुए भारतीयविद एवं संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध साहित्यकार कहता है कि भारतीय साहित्यालोचकों ने कालिदास के काव्यों में मेघदूत को अभिव्यक्ति, संक्षिप्तता, विषय वस्तु की विपुलता, रसानुभूति जागृत करने की क्षमता के दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ काव्य माना है। किंतु समृद्ध बहुमुखीनता, कल्पना शक्ति के वैभव और अनुभूति एवं भाव की गहराइयों के कारण कुमार संभव आधुनिक रुचि और आस्वाद के अधिक निकट है। किंतु रघुवंश कुमार संभव की तुलना में कुछ अवर है। काव्य शास्त्रियों की परिभाषा के अनुसार महाकाव्य शैली का उत्कृष्टतम नमूना अथवा निदर्श कहा जा सकता है। कालिदास की गणना विश्व के महानतम साहित्यकारों में होती है। उनकी रचनाओं की विशेषता उनकी भाषा है, जिसकी सहजता और सरलता ने उनकी रचनाओं को लोकप्रिय बनाया है। किंतु लोकप्रिय मात्र होने से कोई रचना श्रेष्ठ नहीं बनती। कालिदास काव्य में बाहरी पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष की प्रधानता है। इस कारण आनंदवर्धन जैसे सौंदर्य शास्त्री और गेटे जैसे महान जर्मन कवि ने कालिदास के भावों की उदात्तता, उस महनीयता की बहुत प्रशंसा की है। उनके प्राकृतिक और शारीरिक सौंदर्य एवं श्रृंगारिक प्रसंगों के चित्रण में भी स्थूलता का भाव है। इसका चित्रण बहुत सूक्ष्म, शुभ और प्रांजल है। स्त्री सौंदर्य की अभिव्यंजना में भी कालिदास की जो रचनाएं अद्वितीय हैं। उन्होंने सदैव मर्यादित एवं संतुलित शब्दों में अपनी रचनाओं की नायिकाओं के शब्द चित्रित खींचे हैं। कालिदास ने प्राकृतिक सौंदर्य के भी अतुलनीय शब्द चित्र खींचे हैं। उनके प्रकृति चित्रण की विशेषता यह है कि उन्होंने प्रकृति में मानव सुलभ भावों को प्रकाशित किया है। उनके लिए प्रकृति कोई अचेतन पदार्थ नहीं वरन सचेतन सत्ता है। ऋतुसंहार में बदलती ऋतुओं में प्रकृति के विविध चित्रंगों का अनुपम चित्र प्रस्तुत किया है। मेघदूत में संदेशवाहक मेघ के मार्ग में पड़ने वाले विभिन्न स्थानों का कालिदास ने अत्यंत सरस, सजीव और मनोरम वर्णन किया है। रघुवंश के 13वें सर्ग में पुष्पक विमान में आरूढ़ सीता और राम की अयोध्या की ओर यात्रा के क्रम में पड़ने वाले प्रस्थानों के सौंदर्य का अत्यंत सूक्ष्म और जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है। कालिदास ऐसे कवि जिनके समस्त काव्यों में प्रकृति के सौंदर्य का अतुलनीय चित्रण होता हुआ है। उनकी लेखनी का संस्पर्श पाकर प्रकृति अपने दैवीय सौंदर्य के साथ प्रकाशित हुई है।